हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना सेकंड चैप्टर शुरू करते हैं जो है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स या कार्बोज हम इसे बोलते हैं और ये हमारा ऊर्जा देने वाला पौष्टिक तत्व है। एनर्जी गिविंग फूड न्यूट्रिएंट, ऊर्जा देने वाला तत्व। हमारे शरीर को जो ऊर्जा चाहिए उसका लगभग 60 से 70% ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से आनी चाहिए। लेकिन हमारे देश में गरीबी की वजह से जो गरीब लोग हैं उनकी डाइट इस प्रकार से होती है कि उनका मैक्सिमम एनर्जी उनको कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, जो कि 80 से 90% तक भी हो जाती है। और जो हाई इनकम ग्रुप के लोग हैं, रिच अमीर लोग हैं, उनके भोजन में 40 से 50% ही ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट्स से आती है। जो सामान्य लेवल है वो 60 से 70% होना चाहिए। उसके बाद हम पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट्स क्या है और किससे मिलकर बने हैं। ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीन तत्वों को मिलाकर कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, जिसमें कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6 होने चाहिए। और ये दो रूप में मिलती है, सिंपल सरल अवस्था, कॉम्प्लेक्स जटिल अवस्था में। कार्बोहाइड्रेट्स सरल भी होते हैं और जटिल भी होते हैं। इनके अंदर पानी के अनुपात में ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। जैसे पानी में हमेशा H2O, हम जानते हैं 2 और 1 का अनुपात है, उसी अनुपात में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। अगर ये 6 है तो इसका डबल 12, ठीक है। तो 1 और 2 का अनुपात 2, 1, इसीलिए इन्हें हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, कार्बन के हाइड्रेट्स, हाइड्रेट्स वर्ड मीन्स पानी से रिलेटेड, तो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी इन्हें कहा जाता है। इनका निर्माण जो है पौधों के अंदर फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है कि पौधे के अंदर जो जल होता है और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो वायुमंडल से ली जाती है, ये दोनों मिलते हैं। और इन दोनों के मिलने के लिए क्लोरोफिल चाहिए और सनलाइट चाहिए। क्लोरोफिल जो है हरी पत्तियों में उपस्थित होता है और सूर्य का प्रकाश, जब ये दोनों उपस्थित होते हैं उस समय वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पौधे के अंदर उपस्थित जल, ये मिलकर ये कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं और पौधे जो है वो ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। इसीलिए पौधे ऑक्सीजन गैस छोड़कर वायु को शुद्ध करते हैं। फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा कार्बोज भी बनती है और ऑक्सीजन भी वायुमंडल में पहुंचती है। अब ये पेड़ पौधों में जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो कई अलग अलग रूपों में संग्रहित की जाती है, इकट्ठा करके रखा जाता है। जैसे कि फलों या फूलों का जो रस होता है उसके अंदर उसको रखते हैं और वो सिंपल शुगर होती है। उसके बाद पौधों के रेशों में जैसे फाइबर होता है वो सेल्यूलोज के रूप में होता है और कॉम्प्लेक्स शुगर उसको मानते हैं। और तीसरा बीजों और जड़ में इसको स्टोरेज करके जब रखा जाता है स्टार्च के रूप में, स्टोर करके जो रखी हुई कार्बोज स्टार्च के रूप में है, वो क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि जब पौधे के अंदर प्रकाश संश्लेषण नहीं हो रहा तो उस समय ये हमें ऊर्जा देते हैं, उस समय ये भोजन के रूप में काम आती है। जैसे हमारे शरीर में भी हम भोजन नहीं खा रहे तब भी ज़रूरतें पूरी होती हैं। दूसरा, जब हम नया बीज से पौधा निकलना शुरू होता है, अंकुरण होता है, स्प्राउट होता है, तो उस समय शुरू में जड़ निकलती है, फिर थोड़ा टहनियाँ निकलती हैं, फिर पत्तियाँ बनती हैं। और पत्तियाँ जब प्रकाश संश्लेषण करना शुरू करती हैं तो उस समय जो बीज का समय है तब भी भोजन, पौधे को भोजन जो है वो उसमें जड़ में संग्रहित स्टार्च से मिलता है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन। कार्बोहाइड्रेट जो है जो सरल अवस्था में होते हैं उसमें कार्बन के जैसे 6 थे तो कार्बन के जितने अणु थे उसको हमने N मान लिया, C के N हैं और H2O का भी N, ठीक है, CnH2ON। और जब वो जटिल अवस्था में होती है तो ये एक सरल दूसरे सरल से मिलता है, एक सरल कार्बोज दूसरे सरल कार्बोज से मिलती है, तो उसमें क्या होता है कि एक जल का अणु निकल जाता है, CnH2O। H2O जो है वो N-1 हो जाएगा। जब दो
मोनोसेक्राइड्स मिल गए, जैसे चाहे दोनों ग्लूकोज के हों या ग्लूकोज फ्रक्टोज से मिला या ग्लूकोज गैलेक्टोज से मिला, तो इन कोई भी दो के आपस में मिलने पर ये इसमें से एक जल का अणु निकल जाता है और इसकी संरचना में बदलाव आ जाता है। अब इसका क्लासिफिकेशन 3 वर्गों में किया गया है। नंबर 1 पे है मोनोसेक्राइड्स, नंबर 2 पे है डाइसेक्राइड्स, नंबर 3 पे है पॉलीसेक्राइड्स। तो इसमें सेक्राइड क्या है? सेक्राइड जैसे सिंपल कोशिका से शरीर बनता है, तो सेक्राइड्स मीन्स एक कण जिसके और ज़्यादा छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते। हाइड्रोलिसिस के बाद उसका और खंडन नहीं हो सकता। पाचन क्रिया के बाद में जब पाचक रस क्रिया करते हैं, एंजाइम क्रिया करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट को खंडित करके सबसे लास्ट में सबसे छोटी इकाई जो बनती है वो होती है सेक्राइड। और सेक्राइड का एक कण को मोनोसेक्राइड, मोनो मीन्स सिंगल, 1, तो ये सबसे छोटी इकाई है जिसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज आते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे है डाइसेक्राइड्स। इसमें सेक्राइड्स के दो कण 1+1 ये मिलकर डाइसेक्राइड्स बनाते हैं, जिसमें सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज आते हैं। पॉलीसेक्राइड्स में 2 से ज़्यादा कण होते हैं सेक्राइड्स के, और इसमें सेलुलोज आता है, स्टार्च आती है, ग्लाइकोजन आता है, पेक्टिन और डेक्स्ट्रिन। इसमें से जो ग्लाइकोजन है ये शरीर में जंतु या मानव शरीर के अंदर होता है। बाकी सभी जो हैं वो प्लांट्स के में होते हैं, पौधों में होती है कार्बोहाइड्रेट्स। ग्लाइकोजन जो है ये जंतु या मनुष्यों के शरीर में जब स्टोर करके रखते हैं, और स्टार्च जो है वो पौधों में होता है, पौधों के शरीर में स्टोर करके रखें तो स्टार्च होता है, और जंतु या मानव में स्टोर करके रखें तो वो ग्लाइकोजन होता है, पेक्टिन और डेक्स्ट्रिन। ठीक है। अब सबसे पहला है मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं कि ये घुलनशील होते हैं जल के अंदर और विसरणशील, जल्दी से फैल जाते हैं घोल के अंदर, और इनकी मिठास सबकी अलग अलग होती है। इसका कारण इन गुणों में इनकी भिन्नता, घुलनशीलता, विसरणशीलता, मिठास, ये भिन्न भिन्न क्यों होती है? क्योंकि जो कार्बन की चेन है, जैसे C6 है या CN है, ये C 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन के अणुओं के ऊपर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इसका अरेंजमेंट, इसका स्थान की व्यवस्था ये बदल जाती है। सिर्फ इसी व्यवस्था के बदलने से ये इनके गुणों में बदलाव आ जाता है। ठीक है। तो इसमें अब कार्बन की संख्या जो है 2 से 6 हो सकती है। 2 से 6 में क्या होता है? अगर कार्बन 1 है तो उसको हम बायोस बोलते हैं, 2 है तो उसको ट्रायोस बोलते हैं, 2 3 4 में टेट्रोज, 5 में पेंटोज और 6 में हेक्सोज। ठीक है। तो ये मोनोसेक्राइड्स में 2 से 6 तक कार्बन हो सकते हैं, लेकिन जो हम पोषण विज्ञान में पढ़ते हैं उसमें ये सारे 6 वाले ही आते हैं। ठीक है। इनमें कार्बन के 6 अणु ही होते हैं, जैसा हमने यहाँ भी लिखा है, ये सरल रूप है C6H12O6। ठीक है। इसमें एक मैनोज भी है, लेकिन वो मैनोज पाचन की दृष्टि से उसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, तो पाचन संस्थान के द्वारा वो नहीं यूज़ हो पाता। तो हम इन 3 के बारे में ही पढ़ेंगे। अब सबसे पहला है ग्लूकोज। ठीक है। ग्लूकोज क्या है? जब हमारे शरीर में भोजन का पाचन होता है और उसके बाद अवशोषित होने के बाद सभी प्रकार की मोनोसेक्राइड्स मीन्स फ्रक्टोज को भी और गैलेक्टोज को भी ग्लूकोज में बदला जाएगा। पहले तो सभी को खंडित करेंगे, उनको खंडित करके मोनोसेक्राइड्स बनाएंगे, और मोनोसेक्राइड्स ये 3 बन गए तो इन दोनों को भी ग्लूकोज में बदल दिया जाएगा। और
ये पानी में घुलनशील होता है, चीनी से भी कम मीठा होता है, सुपाच्य, जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है और शीघ्र ऊर्जा देने वाला। जल्दी एनर्जी चाहिए आपको, अगर आपको थकावट फील हो रही है, लो एनर्जी है, कोई कमज़ोर व्यक्ति है, कोई रोगी है और स्पोर्ट्समैन जैसे होते हैं, आप धूप से गर्मियों में आते हो, आपको लग रहा है कि शरीर में जान नहीं है, तो हम पानी में ग्लूकोज घोल के पी लेते हैं। और रोगी व्यक्ति जैसे कि लूज मोशन, वॉमिटिंग की वजह से कमज़ोरी फील हो रही है, तब भी जो ORS का घोल होता है उसमें भी इसको घोल कर दिया जाता है। तो ये पानी ये इसका शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, तुरंत एनर्जी देने वाला, क्योंकि इसको पाचन की भी ज़रूरत नहीं है, इसमें खंडित नहीं होना। इसकी जो मात्रा है पाचन और अवशोषण के बाद ये हमारे ब्लड में मिल जाता है और रक्त में इसकी मात्रा 70 से 100 मिलीग्राम प्रति DL होती है। ये प्लाज्मा में होता है, ये हमारी रेड ब्लड रक्त के अंदर होता है, सेल्स के अंदर होता है। और अगर इसकी मात्रा इससे ज़्यादा हो जाए तो एक्स्ट्रा जो भी ग्लूकोज है उसको हमारा लीवर जो है वो मसल्स में और लीवर में स्टोर करके उसको रख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद भी लीवर और मसल्स में भी स्टोर करके रखने की जगह लिमिटेड होती है, ठीक है। किचन में आपके सामान नहीं आ रहा, आप स्टोर में रख देते हो, स्टोर भी भर जाए तो उसके बाद आप क्या करोगे, उसको कहीं और शिफ्ट करोगे बाकी सामान को। उसी तरह हमारे शरीर में भी अगर एक्स्ट्रा ग्लूकोज है तो उसको फिर एडिपोज टिश्यूज के रूप में बदलकर हम उसको स्टोर करते हैं। 3rd सेमेस्टर में तुमने त्वचा की रचना में पढ़ा था ना, एडिपोज टिश्यूज जो है वो चर्बी के ढेर होते हैं जो त्वचा के नीचे इकट्ठे होते हैं। चर्बी जो शरीर में जमा होती है, आप चाहे घी तेल नहीं खा रहे फिर भी चर्बी जो शरीर में आई है वो ग्लूकोज एक्स्ट्रा हो गया तो उसको फिर एडिपोज टिश्यू के रूप में बदलकर स्किन में हम उसको स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। और ये हमारे जो है ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कोड आती है, उनको भी ऊर्जा देने का मुख्य स्रोत जो है वो ग्लूकोज ही होता है, उसी से ही ऊर्जा मिलती है। अभी कहाँ से हमें प्राप्त होता है, कहाँ मिलती है ये ग्लूकोज? ये शहद के अंदर होती है, ये अंगूर के अंदर होती है, मीठे फलों के रस में होती है, शकरकंदी में, मक्का, आलू, गाजर, इन सब के अंदर ये ग्लूकोज पाई जाती है। उसके बाद सेकंड नंबर पे है मोनोसेक्राइड फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो है इसको फ्रूट शुगर भी कहते हैं। फ्रक्टोज जो है इसको फ्रूट शुगर या लेविडोज भी कहा जाता है। ये भी मीठा होता है, पानी में घुलनशील होता है और मेन ये फलों के रस में पाया जाता है, इसीलिए इसको फ्रूट शुगर कहते हैं। और शहद के अंदर इसकी मात्रा 40% तक होती है। ये ग्लूकोज से भी ज़्यादा मीठा होता है, तो ग्लूकोज से 70% से भी ज़्यादा ये मीठा होता है। लेकिन इसको जैसे चीनी के क्रिस्टल्स होते हैं, रवे होते हैं, तो इसको फ्रक्टोज को क्रिस्टल्स में बदलना मुश्किल होता है। और ये भी जब छोटी आंत में पहुंचता है तो छोटी आंत इसको और लीवर इसको फ्रक्टोज को कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज में ताकि शरीर उसका उपयोग कर सके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा गैलेक्टोज। गैलेक्टोज जो है ये जैसे ग्लूकोज भी अवेलेबल होता है, फ्रक्टोज भी होता है, गैलेक्टोज जो है वो फ्री कहीं भी नहीं अवेलेबल होता। ये किसी ना किसी के साथ संयुक्त रूप से जुड़ा हुआ मिलता है। जैसे कि जो दूध है, दूध में जो लैक्टोज है, लैक्टोज मिल्क शुगर है, दूध में पाई जाने वाली लैक्टोज जो है उसमें ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज होते हैं, तो ये ग्लूकोज के साथ जुड़कर लैक्टोज में पाया जाता है, मिल्क शुगर में पाया जाता है। इसी तरह ये फलियों के बीज में, शहद में और मोलेसिस में अवेलेबल होता है। और ये हमारे शरीर में सेड्रोसाइड और गैलेक्टोसाइड का निर्माण करते हैं। ये एक प्रकार की लिपिड्स या प्रोटीन होती है जो लिपिड्स होती है, लिपिड्स फैट या वसा का एक रूप होता है जो हमारी नर्व्स और मस्तिष्क, उनकी जो झिल्ली होती है उसके अंदर ये स्थित होती है। और गैलेक्टोसाइड जो है वो भी इसी तरह से गैलेक्टोज में बदलकर शरीर में काम करता है। नॉर्मली हमारे शरीर में गैलेक्टोज को फिर ग्लूकोज में बदल दिया जाता है, लेकिन जैसे फ्रक्टोज को ग्लूकोज में बदला, गैलेक्टोज को भी ग्लूकोज में बदला जाता है। लेकिन कई बार किन्हीं विशेष परिस्थितियों में जब गैलेक्टोज ग्लूकोज में नहीं बदला जा सका तो वो ब्लड में इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से
गैलेक्टोसीमिया नाम की बीमारी हो जाती है। ठीक है, सामान्य हालात में तो बदल दिया, अगर नहीं बदला गया, ब्लड में इकट्ठा हो गया तो गैलेक्टोसीमिया नाम की डिजीज़ हो जाती है। और ये बीमारी देखा गया है कि अधिकतर हेरिडिटरी होती है, जिससे माता पिता के जीन्स में उनसे कोई कमी हो तो बच्चे में बीमारी होती है। और फिर ऐसे बच्चों में गैलेक्टोज को पाचन करना उनको कठिन हो जाता है, गैलेक्टोज का वो नहीं पचा पाते। और छोटे बच्चों में तो आप लोग जानते ही हो, मेन उनका भोजन ब्रेस्ट मिल्क या मदर मिल्क जिसे कहते हैं, या दूसरे दूध मिल्क प्रोडक्ट से होता है। और वो अगर वो डाइजेस्ट नहीं करता तो बच्चे को फिर हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम, वॉमिटिंग, इंडाइजेशन, भूख ना लगना, दूसरी कॉम्प्लिकेशंस शुरू हो जाती हैं। ठीक है, इसके साथ ही हमारा ये आज मोनोसेक्राइड्स के बारे में कंप्लीट हो गया। सेकंड में हम अगली डाइसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।